नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार ने प्राचीन तमिल भाषा की समृद्धि को पहचाना और उसे नीट परीक्षा का माध्यम भी बनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों से मुलाकात करेंगी। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में आज से सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम खरीदार विक्रेता कार्यशाला आयोजित करेगी। G20 देशों के सर्वोच्च लेखा संस्थानों का दूसरा शिखर सम्मेलन आज गोवा के पणजी में शुरू होगा। चक्रवात बिपरजॉय बृहस्पतिवार को गुजरात में सौराष्ट्र और तटवर्ती कच्छ को पार कर जाएगा। नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन टेनिस में 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर इतिहास रचा और नीदरलैंड्स में FIH प्रो लीग 2022-23 हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में भारत ने अर्जेंटीना को 2-1 से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने प्राचीन तमिल भाषा की समृद्धि को पहचाना और उसे नीट परीक्षा का माध्यम बनाया। तमिलनाडु के वेल्लोर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास की कई योजनाएं पूरी हुई हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने तमिलनाडु के विकास के लिए 2,47,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। पिछले 9 वर्षों में तमिलनाडु के अंदर 2,352 किलोमीटर नेशनल हाईवे पूरा किया है और 3,719 किलोमीटर नए प्रकल्प दिए हैं। चेन्नई मेट्रो फेज 1 और फेज 2 के लिए 72,000 करोड़ रुपया देने का काम किया है। 1,000 करोड़ की नवेली लिग्नाइट योजना भारत सरकार ने शुरू की है। श्री अमित शाह ने कहा कि डीएमके और कांग्रेस सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले थे, जबकि एनडीए सरकार पर एक भी आरोप नहीं लगा है। गृह मंत्री ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं जिन्होंने धारा 370 को निरस्त करके कश्मीर को मुख्य धारा में शामिल करने का साहसिक कदम उठाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के 75 सदस्यों को विस्तार से बातचीत और जनजातीय मामलों के मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य पहलों के बारे में जानकारी देने के लिए राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया है। इन सदस्यों को अमृत उद्यान और राष्ट्रपति भवन दिखाने की भी व्यवस्था की गई है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरुता और विश्वेश्वर टूडू भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शासन प्रणाली में जनता के भरोसे को बढ़ाना सभी सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र में प्रथम राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद कहा कि सरकार में कभी भी प्रतिभाशाली, समर्पित और दृढ़ निश्चयी अधिकारियों की कमी नहीं रही है। सम्मेलन का उद्देश्य देश भर में लोक सेवकों के लिए प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। भारत की G20 अध्यक्षता में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक के महत्वपूर्ण सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। ये बैठक कल उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू हुई। कल तक चलने वाली बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कर रहे हैं। कल उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के विदेश मंत्रियों, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के महासचिव तथा यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि के साथ द्विपक्षीय बैठक की। एक रिपोर्ट।
बैठक के सत्र आज सुबह वाराणसी के दीनदयाल हस्तकला संकुल में शुरू होंगे। इस बैठक में 2 मुख्य सत्र होंगे। पहला सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के प्रति सामूहिक प्रयास पर केंद्रित होगा, तो वहीं दूसरा सत्र पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली पर केंद्रित होगा। 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और 9 आमंत्रित सदस्य देशों के साथ ही G20 समूह के देशों के 200 प्रतिनिधि इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए वाराणसी पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आमंत्रित रात्रि भोज में सभी प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। डिजिटल सुरक्षा पर G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यकारी समूह की आज से पुणे में बैठक आयोजित की जाएगी। ये 3 दिन चलेगी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव अलकेश कुमार शर्मा ने बताया कि बैठक में 3 प्रमुख मुद्दों डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, डिजिटल सार्वजनिक अर्थव्यवस्था में सुरक्षा और डिजिटल कौशल पर विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये दौर कुछ खास है, चारों ओर हो रहा विकास है। आजादी के अमृत काल में हमें समय नहीं गंवाना है। अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो आप भी समय न गंवाएं। वे कंपनी, कॉर्पोरेट या फिर सैलरीड एम्प्लॉयज जिनकी TDS, TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, वो अपनी एडवांस टैक्स की कुल अग्रिम राशि का 15% 15 जून 2023 तक अवश्य जमा कराएं, क्योंकि आपके टैक्स से ही देश की प्रगति को मिलती है गति। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकारी ई मार्केट प्लेस GeM आज से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में खरीदार विक्रेता कार्यशालाएं आयोजित करेगा। GeM सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और अन्य एजेंसियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य राज्य के विक्रेताओं और खरीदारों के बीच सरकारी ई मार्केट प्लेस के क्रियाकलापों के बारे में जानकारी बढ़ाना है और साथ ही किसी समस्या के समाधान के लिए मंच उपलब्ध कराना है। कार्यशालाएं इस वर्ष 31 अगस्त तक चलेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि राज्य के दूर दराज के जिलों के खरीदारों और विक्रेताओं को आवश्यक जानकारी और संसाधन उपलब्ध कराकर उन तक इस मंच के लाभों को प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाएगा। G20 देशों के सर्वोच्च लेखा संस्थानों का दूसरा शिखर सम्मेलन आज गोवा में पणजी में शुरू होगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू शिखर सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देंगे। गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई और G20 के शेरपा अमिताभ कांत भी बैठक को संबोधित करेंगे। 3 दिन की शिखर बैठक में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, तुर्की, बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को और पोलैंड के सर्वोच्च लेखा संस्थान भाग लेंगे। 80 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, थिंक 20 और यूथ 20 समूह भी शिखर बैठक में उपस्थित रहेंगे। आशा है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक समुद्री अर्थव्यवस्था और दायित्वपूर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेहिता और मानव जाति पर इनका अनुकूल प्रभाव सुनिश्चित करेगा। समुद्री अर्थव्यवस्था समुद्रों तथा सतत विकास के लिए समुद्री संसाधनों के संरक्षण और उपयोग पर विशेष ध्यान देता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता निरर्थक लेखांकन और अधिक जोखिम के कारोबार में धोखाधड़ी का पता लगाने में मददगार होती है। शिखर बैठक से अलग आशा है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इंडोनेशिया और तुर्की के सर्वोच्च लेखा संस्थानों के साथ सहयोग बढ़ाने और ज्ञान साझा करने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर कर सकता है। जाकिर नजीर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दीपाली पांडे। चक्रवात बिपरजॉय के बृहस्पतिवार को गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ तट को पार करने की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि चक्रवात के असर से 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इनकी गति बढ़कर 150 किलोमीटर तक जाने की आशंका है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रन ने बताया कि चक्रवात के असर से 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मछुआरों को 15 तारीख तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।
साइक्लोनिक रेनफॉल होगा जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है जैसे कच्छ, जामनगर, पोरबंदर, मोरबी और देवभूमि द्वारका, ये सभी इलाके के जो लो लाइंग एरिया में ये इनंडेशन कर सकता है। ये सब को देखते हुए हम फिशरमैन को बोले हैं कि 15 तारीख तक समुद्र के अंदर न जाए और समुद्र में जो है वो सेफ प्लेसेस में रहना चाहिए और जो ऑफशोर एक्टिविटी है, पोर्ट एक्टिविटी है, वो सभी रेगुलेटेड होना चाहिए और टोटल सस्पेंस होना चाहिए फिशिंग ऑपरेशन, शिपिंग ऑपरेशन ओवर ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी एंड एडजॉइनिंग नॉर्थ अरेबियन सी टिल 15th। और जो कोस्टल पॉपुलेशन है उनको हमें बोले कि 15 तारीख को बाहर न जाए, घर में सेफ प्लेसेस में रहे। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल की टीमें राहत और बचाव कार्यों में गुजरात सरकार की सहायता के लिए तैनात की गई हैं। केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार के 9 वर्ष पूरा होने पर आकाशवाणी समाचार सरकार की विभिन्न पहल पर श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन की भारत की प्रतिबद्धता की जानकारी दी जा रही है। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था की दिशा में पिछले 9 वर्षों में काफी प्रगति की है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, मिशन लाइफ जैसे कई प्रमुख पहलें की गई हैं। 19,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट वाले राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य भारत को दुनिया में हरित हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक और आपूर्तिकर्ता बनाना है, जबकि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के तहत भारत ने बायो एथेनॉल के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जाएगा। चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ दुनिया में शीर्ष 3 कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक हैं, लेकिन भारत दुनिया भर में ग्रीन हाउस गैसों के कुल उत्सर्जन में 4% के साथ चौथे स्थान पर है। भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन केवल 1.9 टन है, जबकि अमेरिका का 15.5 टन, रूस का 12.5 टन और चीन का 8.1 टन है। संजीव कसोटिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से राजमंगल पांडे। टेनिस में नोवाक जोकोविच ने अपना 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने कल पेरिस में फ्रेंच ओपन 2023 के पुरुष सिंगल्स फाइनल में कैस्पर रुड को हराकर तीसरा फ्रेंच ओपन खिताब जीता। जोकोविच ने राफेल नाडाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हॉकी में भारत ने नीदरलैंड्स में अपने अंतिम FIH प्रो लीग मैच में अर्जेंटीना को 2-1 से हरा दिया। भारत के आकाशदीप सिंह और सुखजीत सिंह ने 1-1 गोल किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे आयकर रिटर्न भरने पर विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता टेलीफोन नंबर 0112371710 और 0112331444 पर फोन कर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल भेजे जा सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद चंद्रिका। दैनिक जागरण ने कल राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन में प्रधानमंत्री के प्रशासनिक अधिकारियों के संबोधन में इस आह्वान को अहमियत दी है कि व्यवस्था में लोगों का विश्वास बढ़ाना सभी सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी। राजस्थान और दिल्ली में कल हुई जनसभाओं की खबर पर नवभारत टाइम्स ने शीर्षक दिया है, रैलियों का पावर शो। राजस्थान में पायलट ने कहा, मांगों से कोई समझौता नहीं। राजस्थान पत्रिका का आकलन है, सचिन पायलट के पार्टी छोड़ने के कयासों पर विराम। राष्ट्रीय सहारा ने कनाडा में भारतीय छात्रों को निर्वासन से राहत मिलने की खबर विस्तार से दी है। जनसत्ता लिखता है, मानवीय दृष्टिकोण अपनाने के भारत के आग्रह पर कनाडा ने स्थगन आदेश जारी किया। बिपरजॉय के अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की खबर जनसत्ता की पहली खबर बनी है। हिंदुस्तान की खबर है, ऐसे जीएसटी करदाता जिन्होंने 6 वर्ष से रिटर्न नहीं भरा है, वे जुर्माने और शुल्क में छूट का लाभ उठाकर 30 जून तक पुरानी जीएसटी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। महिला जूनियर हॉकी एशिया हॉकी कप पहली बार जीतने पर दैनिक ट्रिब्यून ने शीर्षक दिया है, बेटियां खेल के मैदान में आगे, रचा इतिहास।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार ने प्राचीन तमिल भाषा की समृद्धि को पहचाना और उसे नीट परीक्षा का माध्यम भी बनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों से मुलाकात करेंगी। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में आज से सरकारी ई मार्केट प्लेस GEM खरीदार विक्रेता कार्यशाला आयोजित करेगी। G20 देशों के सर्वोच्च लेखा संस्थानों का दूसरा शिखर सम्मेलन आज गोवा के पणजी में शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।